हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर वहाँ पर हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा है वो भैया मैंने क्लास वाइज अलग अलग करके डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम लोग उसी के आगे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक तो पढ़ लिए थे, वहाँ पे एक वर्ड आया था रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आज का जो भी सेशन होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बने रहिए पूरे समय इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं आज। तो सबसे पहले आज छोटी सी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। आज भी छोटी सी हेडिंग है मोबिलिटी। क्या भैया? मोबिलिटी। ठीक है, इसे नाम से ही है मोबिलिटी। तो इसको भैया कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज मोबिलिटी। तो ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू होता है भैया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको जरा हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग, क्योंकि हमको पहले पता है वीडी इक्वल टू होता है ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, यहाँ पे लगा होता है माइनस, माइनस डायरेक्शन शो करता है, तो हमारे साथ हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ ई को इसके नीचे ले आओ, तो वी डी अपॉन ई इक्वल टू हो गया ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका मोबिलिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो ये आ गया भैया आपका मोबिलिटी। ठीक, अब यहां पर टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, एम हो गया जो भी चार्ज कैरियर आप ले रहे हो। जैसे यहां पर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव करंट कैरियर, पॉजिटिव करंट कैरियर हो सकते हैं, और या नेगेटिव करंट कैरियर हो सकते हैं। नेगेटिव करंट कैरियर हो सकते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहां पर जो m है वो है मास ऑफ पॉजिटिव करंट। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव करंट कैरियर का मास हो जाएगा, अगर आप निगेटिव ले रहे हो तो निगेटिव का मास हो जाएगा। E क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, जो म्यू होता है भैया वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो म्यू होता है वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे आप पॉजिटिव करंट कैरियर ले लो चाहे आप नेगेटिव करंट कैरियर ले लो। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि मोबिलिटी का साइन नेगेटिव करंट कैरियर केस में कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा चाहे कोई भी हो दोनों के लिए पॉजिटिव होना है। उसके बाद हम चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यहां से यूनिट निकाल लेते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो क्या हो जाएगा ये मीटर अपॉन सेकेंड। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्योंकि हमको पता है, यहां लिख देते हैं ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। एक रिलेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, ध्यान आ रहा है? तो वी क्या है? वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में होती है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। तो क्या हो जाएगा भैया मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1 वोल्ट माइनस 1। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने इसकी ये यूनिट निकाल दी। देखिए ये सब मैं ये नहीं कहता आप इनको याद करो,
मैं कह रहा हूँ जैसे मैं निकालता हूँ यहाँ पर, वैसे ही आप निकाल करके जब भी पूछा जाए निकाल करके सामने रख दीजिए। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कभी यूनिट नहीं लिखता हूँ, इसलिए हमको निकाल के दिखाता हूँ कैसे हम वो चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया मोबिलिटी, बस छोटी सी थी। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर हम क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही छोटा है। देखो भैया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, तो हेडिंग डाल ले भैया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टिक किए दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत छोटा है, देखेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे बना ले कंडक्टर, ये मैंने बना लिया कंडक्टर। इस कंडक्टर का जो एरिया है वो A है और लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, ये हो गया A एरिया और लेंथ हो गया L। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितने भैया, L लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस कंडक्टर को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे सब के सब फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो गई इधर। ठीक है, और करंट तो आपकी इधर की फ्लो होगी, तो पता ही है। ठीक है, तो यहां पर हमको जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है आई एंड वीडी में रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले एक चीज मानते हैं, यहां पर बस एक लाइन ही आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्या, लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बस यही चीज आपको ध्यान करके रखनी है कि यहां पर मैंने क्या मान लिया कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमको जो I है भाई, VD का तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, I का हमको छोटा सा फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू ID फॉर्मूला पता था। अगर हम किसी भी तरीके से इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है वो निकाल लें, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही चीज हमको करना है। देखते हैं, अगर यहां पर हम टोटल चार्ज निकालें, देखो भैया अब एक ही लाइन में आपका पूरा सब समझ जाएंगे आप। सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितना हो गया भैया, A इंटू L। समझते रहिएगा, वॉल्यूम क्या हो गया, A इंटू L। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल n, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री, इतने हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ, इसे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आ गया आपका टोटल चार्ज। क्लियर, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा ये लाइन मैंने कैसे लिखी है। अब Q तो पता हो गया, टाइम,
हमको पता है फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ से आता कितनी है, एल है। किस स्पीड से आएंगे, वीडी स्पीड से आएंगे। बस टाइम भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, वैल्यू पुट कर दें। तो आई इज इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन एल इंटू वीडी ऊपर आ जाएगा, एल से एल कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई ए वी डी। ये रिलेशन आ गया आपका। ठीक है, बहुत इजी है भैया। बस आपको करना क्या है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आपको बस याद करनी है। यही समझ लो की पॉइंट है इस डेरिवेशन का। कौन सा, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये चीज याद है फिर कोई दिक्कत नहीं। देखा कि कितने, ये तो सब लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ओनली 3 लाइन में आंसर आया। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा करने में, तो हमको नहीं लगता कि 2 लाइन से भी ज्यादा आपको लगेगा। ठीक है, तो छोटा सा डेरिवेशन लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपके सामने आ गया। और ये डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है भैया, समझिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले ओम्स लॉ, क्योंकि भैया अब ओम्स लॉ आपका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर भी हो, ओम्स लॉ आपको यूज लाना ही लाना है। अब देखते हैं क्या होता क्या है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। देखो, अब हेडिंग डाल लेते ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, सबको पता है भैया V इक्वल टू आई आर होता है। बहुत सही है, कोई नया नहीं बताऊंगा। अब हम इसके अंदर लॉजिक है वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले होता है कि V इक्वल टू आई आर सबको याद कर लेते, नहीं, लेकिन ये गलत हो जाता है अगर हम ये नहीं कहते हो कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी, जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेन, प्रेशर, etc। ठीक है, ये होती हैं आपकी फिजिकल कंडीशन। अगर इनमें कोई चेंज नहीं होता है, खास तौर से टेम्परेचर में, क्यों वो भी आगे भी हम बताएंगे। अगर इसमें चेंज नहीं होता है ये फिजिकल कंडीशंस में, तब कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहीं कहीं आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन भैया मैं कहता हूं ये सही है आपका। जो आपकी अच्छी बुक्स होंगी उसमें हमेशा ये लिखा होता है, क्योंकि दोनों एंड के बीच सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कराते हो, ना कि करंट को वेरी कराते हो। ठीक है, तो यहां पर भैया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये चीज कांस्टेंट है तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या कर देते थे, इसको इसके नीचे ले आते थे, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो इसी को हम लोग लिख देते थे V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, और इसी को कहा जाता था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट है, इसी को बोला जाता था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और जो आपने इसका ग्राफ दिखा हुआ मिलेगा ओम्स लॉ का, देखे होंगे कि V यहां पर है, I यहां पर है, और इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ बनाते थे। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कौन एक्स एक्सिस में रखें, कौन वाई एक्सिस में रखें, भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस चीज को आप वेरी करा रहे हो वो एक्स एक्सिस में होता है, जिसका आप रिजल्ट देख रहे हो वो वाई एक्सिस में होता है।
हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जिसको आप वेरी करा रहे हो एक्स पे, जिसको रिजल्ट आप देख रहे हो आई वो वाई एक्सिस पे, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अब यहां पर और एक स्टेप आगे आता है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूव भी तो करो। देखो भैया बहुत आसान है, ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब इसका डिडक्शन करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो भैया बहुत बहुत छोटा सा है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसके आगे हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो हमको पता है कि रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD, अभी मैंने इसको प्रूफ किया है, ठीक है। यहां लिख देंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ठीक है। अब यहां पर कुछ करना नहीं है भैया। देखो यहां पर हमको अभी हमने VD को बताया था, VD कितना होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन M, ठीक है। मैंने डायरेक्शन शो करता है इसलिए हटा दिया यहाँ पर। और हमको पता है जो E होता है वो V पान L होता है। यहाँ पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, समझाता हूँ। हमको पता था E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, एक रिलेशन ये हमने बताया था आपको, ध्यान करो, डेरिवेशन भी इसका मैंने कराया था। तो दोनों प्लेटों के बीच, यानी कि ये कंडक्टर है, इन दोनों के बीच गैप कितना है L है, तो वो L DR की जगह क्या रख दिया, L लिख दिया। पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है। तो यही रिलेशन हमको, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। तो हमको बस करना क्या, ये दो रिलेशन यूज कर लेने यहां पर बस, ठीक है। देखो ये दोनों रिलेशन इसमें यूज कर दो आप। देखो NEA, VD की वैल्यू रखो E, कैपिटल E जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो V टाउ अपॉन ML, ठीक है। अब कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ इंटू A अपॉन ML, ये आ जाएगा V, ये आ जाएगा I, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व। इस V को I को इसके नीचे ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो हम लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। देखो अब देखो जरा, M मास ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। L उस कंडक्टर की लेंथ, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज, टाउ रिलेशन से टाइम, एरिया उस कंडक्टर का। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। जैसे मैंने ये कंडक्टर ले लिया, अब इसकी ना तो हम लेंथ बढ़ाएंगे, ना तो इसको हम, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी हम नहीं बढ़ा सकते, उसका मास नहीं बढ़ा सकते, सब कुछ कांस्टेंट है। ये टाउ जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ओम्स लॉ में पहले कह दिया था कि मैकेनिक फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर तो मैंने पहले कांस्टेंट कर दिया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टाउ तो पहले ही कांस्टेंट हो गया। तो इतना सब कुछ एक कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि इसको R के बराबर लिख देते हैं ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू O, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो भैया क्या आ जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये भैया मेरे पास क्या आ गया, ये तो ओम्स लॉ होता है, ये तो ओम्स लॉ है, ठीक है। यही प्रूफ कराने बोल देता है। देखो कोई कठिन नहीं है, हमको पता है कि ये फॉर्मूला पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और इन बस यूज कर देना इसमें और धड़ाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका भी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन ये मत सोचिए कि इसका कोई रूल नहीं है। अब जो मैं आगे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो टॉपिक यहीं से उठ के चालू होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। इसको हम साइड में है लिखे देते हैं, जिससे आप लोग भूलो नहीं। R इज इक्वल टू ML अपॉन
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये अभी हम आगे यूज करेंगे, इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, बाकी तो ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भैया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ये आप समझ जाओगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, अगला टॉपिक का जो नाम है भैया वो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये, जी हाँ, अब लगभग आपको आइडिया आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन की भी डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इस पे डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। ये कितना है, ये क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो आर ये हो जाएगा L अपॉन ए। अब पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं रो। तो फॉर्मूला क्या आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और दिस जो रो है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का नाम है भैया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से क्या बनता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, सबको पता होता है। क्वेश्चन आता है कि क्या एल और ए को वेरी कराने पर, अगर हम वेरी कराएं तो क्या रो चेंज हो जाएगा, तो तुरंत आंसर आता है, क्योंकि यहां से सब कैसे निकालते हैं, तुरंत यहां से ऐसे निकाला आर ए अपॉन एल, तो ए और एल वेरी करोगे तो रो तो वेरी हो ही जाएगा, तुरंत आंसर देते हैं हाँ जैसे सर वेरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आर आपका रो है, ए और एल को चेंज करने पर रो आपका चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने कहा ये कांस्टेंट है। जब ये ए और एल पे वेरी नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, तो क्या डिपेंड किस पे करता है। क्वेश्चन एक आता है कि रो को हम किस तरीके से वेरी करा सकते हैं, रो को किस तरीके से वेरी करा सकते हैं। तो देखते हैं कि रो को जो है किस तरीके से वेरी करा सकते हैं। उसी लिए मैंने ये देखो फॉर्मूला लिखा था, आर इज इक्वल टू, भी मैंने लिखा था कि आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो यहां लिख देंगे एज वी नो दैट, ये आपका होता है। इसको हम लाइन खींचते हैं यहां पर। अब देखो जरा, इसको क्या हम ऐसे ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। देखो अगर जरा इससे और इससे कंपेयर करो तो यहां पर डाल देंगे
फर्स्ट, इसको डाल देंगे सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चला, जो रो होता है भैया वो किस पे, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ध्यान करेंगे कि रो इन पे डिपेंड नहीं करता, इन पे डिपेंड करता है। मतलब देखिए m और e तो हमेशा कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो कांस्टेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको बोल सकते हो। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जैसे टेम्परेचर को वेरी कराते हो रिलैक्सेशन टाइम वेरी करेगा, जब रिलैक्सेशन टाइम वेरी करेगा तो आपका रो वेरी कर जाता है। ठीक है, तो ये टाउ कांस्टेंट तब जब तक है, तभी तक है जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट तभी तक ये कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर वेरी कराने से आपका रो वेरी कर जाएगा। क्लियर? देखो, तो ये आपका किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये मैंने बता दिया। रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बता दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, तो सब्र करो। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा पॉइंट, वो क्या है भैया, वो देखिए जरा। इसमें भैया पूछ दिया जाता है कि लेंथ को वेरी कराते हैं, कभी कहेगा एरिया वेरी कराते हैं, कभी कहता है लेंथ वेरी कराते हैं। देखो, अब हम लोग यहां लिखते हैं फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक ये वायर है, एल लेंथ का वायर है, और इसका एरिया जो है ए है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। अब ये लगे हाथ आपको बता दें कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट थी भैया, यूनिट ऑफ, ध्यान आ गया, रेजिस्टेंस एमकेएस, ये कितनी होती है, ओम होती है। अगर आप यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीजीएस की बात करो, कितना होगा भैया आपका, स्टेट ओम होता है। ध्यान रखेंगे दोनों में क्या रिलेशन होता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू स्टेट ओम, ये एक रिलेशन होता है। ये थोड़ा याद रखेंगे, कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा थोड़ा माइंड में रखेंगे, काम आपका चल जाएगा। देखो, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी तो भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस देखो, तो एक वायर आपने लिया PQ, जिसका लेंथ L है, एरिया A है, और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको ट्वाइस लेंथ increases twice of its original length। ठीक है, यानी कि अब इसकी लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से दुगुना कर दिया गया। ओरिजिनल लेंथ L थी, L से और 2 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, जब ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ कर दिया गया, तो अब बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा केस आता है, अगर लेंथ बढ़ा दिया गया, कहीं का एरिया बढ़ा दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस अगर आपसे फाइंड करने बोलता है, तो बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, कौन सा, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट।
बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या पता था, r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो अभी r कितना है यहाँ पर 5 है, तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब कहा गया है लेंथ इंक्रीजेस, पहले इसकी लेंथ थी l, दुगनी और बढ़ा दी गई। मतलब पहले तो l, पहले कितनी थी l, दुगनी और बढ़ा दी गई, मतलब हो गई 2l, दुगनी और बढ़ा दी गई तो टोटल कितनी हो गई भैया, ये 3l हो गई। ठीक है, तो लेंथ इतनी कर दी गई। जब लेंथ इतनी कर दी गई तो आपका अभी हमको एरिया कितना हो जाएगा ये तो पता नहीं है, तो हमको पता करना है ये r डैश कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वायर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो जरा इसका एरिया तो a है, तो वॉल्यूम निकालो जरा, तो AL पहले का हो जाएगा और आफ्टर का बराबर है, वॉल्यूम दोनों के कांस्टेंट होंगे, ये बिफोर चेंज है ये आफ्टर चेंज है। ठीक है, तो यहां पर AL तो ऐसे रखो, A डैश हमको निकालना है और L डैश कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट, यानी कि A डैश इज इक्वल टू A/3। यानी कि जब आप लेंथ को बढ़ाओगे तो उसका एरिया भी वेरी करेगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, जब लेंथ बढ़ाते चले जाओगे तो वायर पतला होता चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा A डैश इज इक्वल टू A/3। अब आपको क्या है, A डैश पता हो गया, L डैश पता हो गया, निकाल लो। R डैश निकालना है ना, रो L डैश अपॉन A डैश, देखो भैया, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश कितना है 3L अपॉन A डैश कितना है A, और ये हो जाएगा 3, तो जाए भैया 9 रो L/A, ये हो जाएगा R डैश। अब देखो यार रो L/A 5 है, तो यहां पर ये लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 5, यानी कि 45 ओम। ठीक है, तो भैया ये देखना आपने कि यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसकी ट्रिक्स भैया बहुत होती हैं, लेकिन मैं ट्रिक्स इसलिए नहीं बताता क्योंकि भैया ट्रिक्स जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रिक आपकी काम नहीं करने वाली। ट्रिक तभी काम करती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में कि लेंथ चाहे जितनी गुना कर दे, चाहे एरिया को बढ़ा दे, लेंथ को बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये लाइन ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज ध्यान है तो तुरंत हम क्या लिखेंगे, इस लाइन के बेसिस पे ये लाइन लिख देंगे और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो आज के भैया सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं क्लोज। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, वाकई में इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो भैया आज हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी के आगे का पार्ट कि ओम्स लॉ के लिमिटेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फिर बैटरी है, कैसे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग भैया इस चैनल पर नए आ रहे हैं, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इससे कुछ बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, बहुत ईजी चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, अगर ईजी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो फिर भैया इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छी तैयारी करिए, अच्छे से अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।